अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे दलितों के तो सबसे वरिष्ठ नेता आज की डेट में खड़गे जी है, 84 साल के, जहां सभा कर क्या है रामलीला मैदान में हल्द्वानी में, उसको पवित्र किया जा रहा है। अछूत थे, अपवित्र हो गया स्थान। कितनी शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। दुख होता है देख के, इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती। अरे यह विविधताओं का देश है, जहां हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं। जो ये आप जाति और धर्म का नफरत का जहर बो रहे हो ना, इस देश को बर्बाद कर देगा। कौन लोग इसके लिए दोषी हैं, इस पे आप सब लोग चिंतन कीजिए। हमारे समाज के लोग कमजोर नहीं है। इस देश में अन्न उगाने का काम भी हम करते हैं और निर्माण का काम भी हम करते हैं। देश में जितनी इमारतें बनी, जितने फ्लाईओवर बने, जितने रोड बने, हमने बनाए हैं। खेत की जमीन का मालिक कोई भी हो, फसल उगाने का काम मजदूर के तौर पे हमारे लोग करते हैं। बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी इमारत मालिक उसका कोई भी हो, लेकिन मजदूर और मिस्त्री के तौर पर उसका निर्माण करने का काम भी हम लोग करते हैं। फिर भी कहते हैं दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अरे भाई, जो चप्पल जूते आप पहन रहे हो वो हम बनाते हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हो वो हम बनाते हैं, जो खाना आप खा रहे हो उसे हम उगाते हैं। क्या क्या छोड़ोगे, नंगे हो जाओगे आप, रास्ते पे आ जाओ, अभी भी देश को बचा लो, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। याद कीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक गरीब देश था, लेकिन उस गरीब देश में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करके दलित समाज के बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे उसी रिजर्वेशन के माध्यम से मुफ्त शिक्षा लेके वजीफा पाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, जज बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। उस वक्त तो भारत में भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन आज जब भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी हो गया तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आज उस समाज के बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। एक डिग्री करने के लिए कई कई लाख रुपया चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स की फीस 1 लाख रुपया कर दी 2 सेमेस्टर की। बच्चों ने वाइस चांसलर से मिलना चाहा, वो नहीं मिले, निकल के चल दिए, उसकी गाड़ी के सामने आ गए, बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, एफआईआर दर्ज करा दी और रेस्टिकेट कर दिया। क्या मांग रहे थे बच्चे? यही तो मांग रहे थे, बड़े मुश्किल से हॉस्टल तक पहुंचे, रिजर्वेशन से यहां तक पहुंचे, वजीफा मिल जाता था, वजीफा बंद हो गया। क्या ऐसी सरकारों की जरूरत है? ऐसी चौथी इकोनॉमी का हम क्या अचार डालें? जब गरीब थे तब पढ़कर हम यहां तक पहुंच गए, अब अमीर हो गए तो पढ़ाई चली गई। ये तो मैं साधारण बीए की बात बताई। अगर लॉ की बात करूं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पहले तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट की डिग्री के लिए एडमिशन से पहले 3 से 4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करो। उसके बाद एग्जाम पास कर लो तो लॉ कॉलेज में, एनएलयू में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज में 1 साल की फीस 3.25 लाख रुपया है। हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा जोड़ दें, 1 साल में कम से कम 5 लाख चाहिए। 5 साल की डिग्री 25 लाख प्लस 3 लाख एंट्रेंस की कोचिंग, जोड़ लीजिए 28 लाख कहां से लाएंगे? मंत्री जी भी बैठे हैं, उनका पूरा जीवन भी इसी समाज के आंदोलन में गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग ये 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख कहां से लाएंगे? हमारे तो 99% SC/ST के लोग ऐसे जिनके परिवार की, पूरे परिवार की इनकम मुश्किल से 5,000 से 20,000 रुपए महीने के बीच है। 1% लोग होंगे जो अच्छा कमा लेते हैं। मैं लेकिन 99% की बात करता हूं। ये 99% के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जो सैकड़ों POCs बने थे सारे बेच दिए। 4th क्लास की जो नौकरी थी आउटसोर्स करके ठेकेदारी में दे दी, और बाकी नौकरियों में भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। हमारी तो नौकरी भी खत्म, शिक्षा भी खत्म। तो ये जो दलित समाज का मध्यम वर्ग बना था, ये केवल और केवल आरक्षण से और शिक्षा के माध्यम से बना था। अब तो वो चंदा देने वाले लोग भी नहीं बचे, जिनके चंदे से बाम से बनी, बसपा बनी, हमारी छोटी छोटी पार्टियां बनी, हमारे अनेकों नेता बने। अब भूल जाओ, क्योंकि हमारे समाज में तो चंदा देने वाला वर्ग भी नहीं बचा। क्योंकि नौकरी होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो थोड़ा चंदा समाज के लिए दे देंगे। लेकिन अब तो चंदा देने वाला वर्ग भी नहीं होगा, क्योंकि नौकरियां नहीं है। पूरे देश में जहां भी जाता हूं, जहां भी सभा करता हूं, पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में मैं गया हूं, और जब मैं पूछता हूं कि आपके अंदर कितने लोग हैं जो 10 साल में पिछले रिटायर हुए,
तो अगर किसी सभा में 200 लोग हैं तो 200 लोग में अगर वहां 30 लोग हाथ उठा रहे हैं कि पिछले 10 साल में हम रिटायर हुए, फिर मैं पूछता हूं पिछले 10 साल में कितने लोगों की सरकारी नौकरी लगी, वो हाथ उठाओ। उन 200 लोगों में एक हाथ नहीं उठता, कभी कभी एक हाथ मुश्किल से उठता है। तो हम कहां पहुंचा दिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने और हमारे अपने नेताओं ने हमें कहां पहुंचा दिया। ना नौकरी बची, ना शिक्षा बची, तो हमारे इस समाज के बच्चों का भविष्य क्या है, कौन चिंता करेगा। हम मंत्री रह लिए 5.5 साल, लगभग 9.5 साल एमएलए भी रह लिए, उससे क्या फर्क पड़ना है, अब नहीं है, हो सकता कल फिर बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अब हमारे मुख्यमंत्री भी रह लिए, मंत्री भी हैं आज केंद्र सरकार में, इससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है। क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करा पाएंगे, क्या वजीफा दिला पाएंगे, जो खत्म हो वापस आएगा क्या। मतलब केवल मंत्री की कुर्सी सब कुछ नहीं है, इस समाज का दर्द कैसे दूर हो यह महत्वपूर्ण है। वो सच साबित हुए क्यों, देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है। देश के सामने वही शक्तियां जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के रास्ते में भी बेड़ियां पैदा की। जो लोग इस देश को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलाना चाहते थे, जिस वर्ण व्यवस्था में इस देश के महिलाओं को, अछूतों, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया, उस व्यवस्था के खिलाफ जो संस्थाएं बनी, उस व्यवस्था के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उस व्यवस्था के खिलाफ जिन नेताओं ने पूरा जीवन संघर्ष किया, वो नेता और वो पार्टियां छोटी छोटी कुर्सियों के लिए उसी व्यवस्था को मजबूत करने में उनके साथ खड़े हो गए। वो इस देश के लिए खतरा है। खतरा वो मनुवादी नेता नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है, वो अपनी विचारधारा पे चल रहे हैं। खतरा वो है जो अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहे। खतरा वो है जो सामाजिक न्याय के नाम पर जिन्होंने पार्टियों को बनाया, पूरे जीवन राजनीति सामाजिक न्याय के नाम पर की, लेकिन छोटी छोटी कुर्सियों के लिए उसी सामाजिक न्याय को तिलांजलि दे दी। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या दुनिया में कोई ऐसी कुर्सी है जो व्यक्ति मरने के बाद साथ लेकर जाए। बुद्ध ने कहा है हर चीज अनित्य है, जो भी दुनिया में आया उसका जान आते है। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खुराक कम हो जाती है। रोटी तो खानी है, पैसा तो नहीं खाना। विचार को मारने के बाद व्यक्ति मर जाता है। वो व्यक्ति ही क्या जो जिस विचारधारा के साथ पूरा जिंदगी जिए और छोटी सी कुर्सी के लिए उसी विचारधारा को कुर्बान कर दे। कोई कुर्सी परमानेंट नहीं होती। एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री एक न एक दिन सबका जाना है। महापुरुष वो होते हैं, नाम उनका इतिहास में दर्ज होता है, जो अपने विचारधारा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। ललन जी इस बात से चिंतित है, मैं आपकी क्यों तारीफ करता हूं। जिस पार्टी में आप थे विधायक रहते हुए, आपने विचारधारा के ऊपर उस सदन के अंदर भी हमेशा अपनी आवाज बुलंद की, समाज की आवाज को उठाया। अगर आप भी अगर आप भी गुलामी स्वीकार करते तो आज आप मंत्री होते। ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन विचारधारा को कुर्बान करके मंत्री बन भी जाओ तो मरे हुए आदमी के समान है। उसका मन कचोटता है। चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो किसी प्रदेश के, जिसने विचारधारा को त्याग दिया, कुर्सी पे है लेकिन रात को नींद नहीं आती होगी। उनको ये ख्याल हमेशा परेशान करता होगा कि मैं पूरा जीवन इसके लिए तो नहीं लड़ा था। जिस काम के लिए मैंने जीवन लगाया, जिस विचार को लेकर पूरा जीवन आंदोलन किया, उस विचार को त्याग कर उस अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति उसी पाखंडवाद को बढ़ावा देने लग जाए तो ये देश जाएगा किधर। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम लोग छोटे छोटे लालच में अपनी विचारधारा को हमने कुर्बान कर दिया, और यही हमारे देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सारे लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं।
हमारे ही ताकत पर सरकारें बनती हैं, लेकिन हम अपनी संख्या को अपनी ताकत बनाने की बजाय छोटी छोटी कुर्सियां, एक एमएलए एमपी की टिकट मांगने पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, गुलामी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, गुलाम को एहसास करा दो कि वह गुलाम है तो आज़ादी के लिए संघर्ष कर देगा। लेकिन आज तो दुख की बात यह कि समाज के बड़े बड़े लोग, जिनसे समाज प्रेरित होता है, जिनसे उम्मीद लगाता है, वो तो जानबूझ के गुलामी स्वीकार कर रहा है। तो जो मन से खुद जानबूझकर अगर कोई गुलामी स्वीकार करे तो उसका क्या इलाज करे। आज देश की हालत बहुत खराब है और उसमें हमारे दलित, पिछड़े, वंचित वर्गों की तो और भी ज्यादा खराब है। मतलब चिंता होती है, दुख होता है। ललन जी को बधाई दूंगा, उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर और लोकतंत्र किताबों में क्या है और प्रैक्टिकल में क्या है उस तस्वीर को अपनी इस पुस्तक में इंगित किया। और जिस रास्ते को वो चल रहे हैं वो रास्ता इतना आसान नहीं है, वो बड़ा कांटों और कीलों से भरा है। लेकिन इतिहास में नाम उसी का होता है जो कठिन रास्तों पर चलता है। आपने जो शुरुआत की है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस रास्ते पर आप अकेला मत समझिएगा, हम आपके साथ हैं। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने तो पहले ही उनसे रिक्वेस्ट किया, मुझे पहले बुलवा देना। अब जिम्मेदारी ऐसी, रोज कम सुबह से रात तक लगातार मीटिंग भी लेता हूँ, फिर स्टडी भी करनी है, पढ़ना भी है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है, हर काम करना होता है। और वैसे भी हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं, अछूत समाज से आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रभारी SC/ST डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस प्रभारी ने अगर कुछ करके नहीं दिखाया तो कहेंगे दलित को मौका दिया, देखो कुछ नहीं कर पाया, फेल हो गया। हम फेल नहीं होंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे।